प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय यूनिसेलुलर व बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर सेलुलर जीवों का अध्ययन किया। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव की शरीर अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? बहुकोशिकीय प्राणियों में एक समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक टिश्यू कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फुसफुस, लंग्स, हृदय और वृक्क, किडनी। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका ऊतक, अंग तथा अंग ऊतक में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती हैं और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। प्राणी ऊतक कोशिका की संरचना उसके कार्यों के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला किया गया है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक ओर तो देह तरल बॉडी फ्लूइड और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है और इसी प्रकार देह का आवरण अथवा अस्तर लिंगिंग का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधात्री इंटरसेलुलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देह, गुहा, वाहिनियों और नलिका का स्तर है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसे कि हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। शल्कीय एक्वामुअस उपकला, घनाकार क्यूबॉइडल उपकला तथा स्तंभाकार कॉलनोमर। चित्र 7.1 शल्कीय घनाकार कोशिका, लंबी कोशिका। सरल उपकला अ वाले में शल्की, ब वाले में घनाकार, स वाले में स्तंभाकार और द वाले में पच्छाभधारी स्तंभकार कोशिकाएं। शल्कीय उपकला कोशिका एक चपटी कोशिका के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोशिका ईयर सेक में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करती है। घनाकार उपकला यह ऊतक एक स्तरीय घना जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों, नेपस के नालिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य श्रवण और अवशोषण है। वृक्कों के समस्त वलयित कॉन्काउंटेटेड सूक्ष्म नलिका की उपकला में सूक्ष्माकार माइक्रोविल होते हैं। स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्र प्रायः कोशिका के आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्रायः
सूक्ष्माकार पाए जाते हैं। सूक्ष्माकार आमाशय आंत्र तथा आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं और यह श्रवण और अवशोषण में सहायक देते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिका की मुक्त सतह पर पच्छाभ होते हैं तो इसे पच्छाभीय सिलिएटेड उपकला चित्र 7.1 घ कहते हैं। इनका कार्य कणों तथा श्लेष्मा की उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। यह मुख्यतः श्वसनिका, ब्रांचियोल और डिंबवाहिनी नलिकाओं, फॉलोपियन टिश्यूज जैसे खोखले अंगों के भीतर सतह में पाए जाते हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की कोशिकाएं होती हैं और उपकला ग्रंथि ग्रैंडुअल इपिथेलियम कहते हैं। चित्र 7.2 इसे दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशीय जो पृथक ग्रंथिली कोशिकाओं का बना होता है जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, ग्लैबलेट सेल, तथा बहुकोशिकीय जो कोशिकाओं के पुंज उदाहरण लार ग्रंथि का बना होता है। स्रवीय कोशिका में स्रवित के निष्कासन के आधार पर ग्रंथि को दो भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें बहिस्रावी इकोक्रीन ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्रीन कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, ईयर वैक्स, तेल, दूध, आमाशय, एंजाइम्स तथा अन्य कोशिकाएं उत्पादित स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा नालिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नालिकाएं नहीं होती। इसके उत्पादन हार्मोन हैं जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिका स्तरों बहुत संस्तरित की बनी होती है और इस प्रकार श्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। चित्र 7.3 इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों स्ट्रेसेस से रक्षा करना है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख्य गुहा की नमी सतह पर ग्रसनी लार ग्रंथियों और अग्नाशयी वाहिनियों के भीतर अस्तर को ढकता है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के सीधे विशेष जोड़ व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोशिकाओं की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतक में 3 प्रकार की संधि जंक्शन पाई जाती हैं। ये हैं दृढ़ आसजी एवं अंतराली संधि। दृढ़ संधि पदार्थों के ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। आसजी संधियों पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधियों आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। वे ऐसे संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर करती हैं। संयोजी ऊतक जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुत ज्यादा एवं विस्तृत रूप से फैले हुए पाया जाता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा चित्र में एक कोशिकीय ग्रंथि, बहुकोशिकीय ग्रंथि, ग्रंथिल उपकला एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दिखाए गए हैं। बहुस्तरीय संयुक्त उपकला का दृश्य चित्र 7.3 में दिखाया गया है। जोड़ना तथा बृहद्भक्षकाणु तंतु रेशे, कोरम और क्लोजन रेशे, वसा संग्रह क्षेत्र, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली, मास्टर कोशिका, ढीली संयोजी ऊतक, एरियोलर ऊतक और वसा ऊतक आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वासीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से
प्रभावित करती हैं, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर अर्धधात्री का कार्य करता है। संयोजी ऊतक को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक एवं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध-तरल अधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरणतः त्वचा कार्तिक ऊतक, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। चित्र 7.4 यह प्रायः उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक, जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं। वसा ऊतक दूसरे शिथिल संयोजी ऊतक हैं, जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस संयोजी ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हुए वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। संयोजी ऊतक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती हैं। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरम संघनन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराएं, जो कंकाल पेशी की अस्थि से जोड़ती हैं, तथा स्नायु, जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ती हैं। इसका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। चित्र में दिखाई गई हैं अ वाले कोलेजन रेशे का दृश्य ब में दिखाई गई हैं। अ वाले में घना संयोजी ऊतक, घना नियमित और घना अनियमित ऊतक दिखाई गई हैं और इसे टूटने से बचाता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु लिगामेंट में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांशतः कोलेजन होता है। चित्र 7.5 जिनका अभिविन्यास अलग होता है, यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। उपास्थि का अंतरकोशिक पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। इस प्रकार को बनाने वाले कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित अधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाता है। चित्र 7.6 में कोलेजन और उपास्थि के लिए कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांशतः उपास्थि वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, बाह्य कान संधियों, मेरुदंड की आसपास की अस्थियों के मध्य तथा पैर और हाथ में पाई जाती हैं। अस्थि खनिज संयुक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अनम्य अधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। चित्र 7.6 ब यह शरीर का मुख्य ऊतक है, जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन को कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। चित्र 4.6 रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है, जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्ययन 17 और 18 में पढ़ेंगे। चित्र 7.6 विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक श्वेत रुधिर कणिकाएं, पट्टी कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं ब वाले में सहित अस्थि ऊतक और कोलेजन रेशे और उपास्थि का दृश्य ब और में दिखाई गई है। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं रेशों से बना होता है, जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी तंतुअक माइक्रोविरिल
माइक्रोविल कहते हैं। समअस्थि तंत्र समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशीय ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकालीय अस्थि से जुड़ी रहती हैं। प्रारूप ट्रापिकल पेशी जैसे द्विशिरस्का बाइसेप्स 2 सिरे वाली पेशियों से रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक रेखाएं केंद्रक, चिकनी पेशी रेशे रेखाएं केंद्रक, संलग्न कोशिकाएं के बीच संधि स्थल। और पेशी ऊतक ओ वाले में कंकालीय रेखीय पेशी ऊतक, बो वाले में चिकनी पेशी ऊतक, सौ वाले में हृदय पेशी ऊतक। बीच में केंद्रक दिखाए गए हैं। समूह में एक साथ समानांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशीय ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। चित्र 7.7 और इसके बारे में आप अध्याय 20 में विस्तार से पढ़ेंगे। चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियां नहीं होती। चित्र 7.7 कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती हैं तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह रहते हैं। अंतरकारी अंग जैसे रक्त नालिका, अंगनाशय तथा आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशीय ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि हम कंकाल पेशियों के बारे में कर सकते हैं। चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हमें संकुचित नहीं कर सकते हैं। हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में ही पाई जाती है। हृदय पेशी की कोशिकाएं चिकनी संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपकी रहती हैं। चित्र 7.7 संचार संधियों अथवा अंतरपृष्ठ डिस्क इंटर कलेक्टेड डिस्क के कुछ समानांतर बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई रूप में संकुचित होती हैं। जैसे कि आप जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तब दूसरी पास की कोशिकाओं भी संकुचन के लिए उद्दीप्त होती हैं। तंत्रिकाक्ष केंद्रक सहित कोशिका का द्रुमिका कणिकाएं चित्र 7.8 में तंत्रिकीय ऊतक तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर के अनुक्रियाशीलता रिस्पॉन्सिव के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्र का संचार इकाई चित्र 7.8 तंत्रिका बंद न्यूरोग्लियल कोशिकाएं बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती हैं तथा तंत्रिका कोशिकाएं को सहारा तथा सुरक्षा देती हैं। हमारे शरीर में तंत्रिकाबद्ध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधे से ज्यादा हिस्से बनाता है। जब एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है या वह स्वयं होती हैं तो विभिन्न वैद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है जो बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है। तंत्रिका कोशिकाएं जब उत्तेजित होती हैं तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर पहुंचता है तथा आसपास की तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एवं अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करता है अथवा उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। आप इसके बारे में अध्याय 21 में विस्तार से पढ़ेंगे। अंग एवं अंग तंत्र बहुकोशिकीय प्राणियों में उपयुक्त वर्णित ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीवों की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक एवं
समन्वित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरणतः हृदय में 4 तरह के ऊतक होते हैं: उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिकीय ऊतक। ध्यान पूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रियो गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकसीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आप कक्षा 12 में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको 3 जीवों के विभिन्न विकसीय स्तर के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको शारीर एंटोमी और अकार्यकीय मार्टोफोलॉजी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अकार्यकीय को जीव की बाह्य संरचना या बाह्य दिखाने वाले आकार का अध्ययन कराती है। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में अकार्यकीय शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में अकार्यकीय का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारस्परिक मतलब आंतरिक अंगों की रचना के अध्ययन से है। अब आप केंचुए, कॉकरोच तथा मेढक के आकारिकीय और सारिकीय का अध्ययन करेंगे, जो अकशेरुकी तथा कशेरुकी का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं। केंचुआ लाल भूरे रंग के स्थलीय अकशेरुकी प्राणी होते हैं, जो कि नम मिट्टी की ऊपरी सतह में निवास करते हैं। दिन के समय ये जमीन के अंदर स्थित बिलों में रहते हैं, जो कि ये मिट्टी को छेद कर और निगल कर बनाते हैं। बागीचों में ये अपने द्वारा एकत्रित उत्सर्जित मल पदार्थ के बीच ढूंढे जा सकते हैं। इन उत्सर्जित मल पदार्थों की क्रीम क्षितिज वार्म कास्टिंग कहते हैं। फेरेटिमा एंड लुब्रिकस सामान्यतः भारतीय केंचुए हैं। पूर्व मुख प्रोस्टिमियम परितंतु पेरिस्टोमियम शुक्र वलय मुख द्वार क्लाइटेलम शुक्र मादा जननांतर जनन पीपल्स नर जनरंध्र विखंडन और मुख्य द्वार क्लोइटेलम और गुदा अनुप्रस्थ खांच अथवा वालिकाएं। चित्र केंचुए का शरीर पृष्ठ दृश्य अ वाले में, बल वाले में आधार दृश्य और स वाले में मुख्य द्वारा दर्शाए हुए पार्श्व दृश्य को दिखाया गया है। तीनों दिखाई गई हैं। अकारिका, इनका शरीर लंबा तथा लगभग 100 से 120 समान समखंडों मेटामेम्बरस में बटा होता है। पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा पृष्ठ रक्तवाहिकी दिखाई देती है। आधार तल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह पृष्ठ तल से विभेदित किया जा सकता है। शरीर के अग्रभाग पर मुख्य एवं परोमुख पेरोसोमियम होते हैं। परोमुख एक पाली लोब्स है, जो मुख्य को ढकने वाली एक फन-नुमा संरचना है। वह फन मृदा 2 दरारों को खोलकर क्रीम को उसके रेंग कर जाने में मदद करती है। परोमुख एक संवेदी संरचना है। शरीर का पहला खंड परितुंड पेरिस्टोमियम या मुख्य खंड होता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है। एक परिपक्व क्रीम में एक चौड़ी ग्रंथि गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है। इन ग्रंथि ऊतक वाले खंडों को पर्यावरणीय सेलिटेलम कहते हैं। इस प्रकार शरीर 3 प्रमुख भाग अग्र प्रायवणिका और पश्च प्रायवणिक खंडों में विभक्त होता है। चित्र 7.9 5 से 9 खंडों में अंतरखंडीय खांचों के आधार पार्श्वीय भाग में 4 जोड़ी सूक्ष्म गुहिकाएं रंध्र स्पेरमेथकल्स अपर्चर स्थित होता है। एकल मादा जनन छिद्र 14वें खंड के मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है। एक जोड़ी नर जनन छिद्र 18वें खंड के अधर पार्श्व में स्थित होते हैं। बहुत से छोटे छिद्र, जिनमें विकृत रंध्र कहते हैं, अधर
तल पर लगभग संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्गिकाएं शरीर के बाहर की ओर खुलती है। शरीर के प्रथम, अंतिम और पर्यावरणीय खंडों को छोड़कर समस्त देह खंडों में यस आकार की सेटीय पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धंसे रहते हैं। शुष्क छोटी बाल के समान अंतराल होती है, जो कि फैले एवं तथा सिकुड़ सकती हैं तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आंतरिक अकारिका, केंचुए का शारीरिक एक पतली अकोशिकीय परत से ढका रहता है, जिसे उपत्वचा कहते हैं। इसके नीचे अधिचर्म दो पेशीय गोलाकार व लंबवत परतें तथा सबसे अंदर की ओर देह गुहा उपकला पाई जाती है। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की बनी एक स्तर की बनी हुई होती है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्रावी ग्रंथियां कोशिकाएं भी सम्मिलित हैं। आहार नाल शरीर के प्रथम में अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित होती है। चित्र 7.10 प्रथम खंड पर उपस्थित मुख्य प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख्य गुहा में खुलती है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है और चौथे खंड में खुलती है। ग्रसनी एक छोटी संकरी नलिका में खुलती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है तथा एक पेशीय सड़ी गिजर्ड 8वें और 9वें खंड तक चलती है। यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने में मदद करती है। आमाशय 9 से 14 खंड तक स्थित होता है। केंचुआ का भोजन सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आमाशय में स्थित कैल्सिफेरस ग्रंथियां ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन बना देती हैं। आंत्र 15वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक एक लंबवत नालिका के रूप में मिलती है। 26वें खंड में आंत्र एक जोड़ी छोटी और शंक्वाकार आंतरिक अर्धनाल निकलती है। आंत्र का विशिष्ट गुण, जो 26 खंडों से प्रारंभ होता है तथा अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर आंत्र की पृष्ठ सतह से आंतरिक वलय भित्तिभंज का पाया जाता है, जिसे आंत्रवलन ट्राइफोसोल कहते हैं। यह वलन आंत्र में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे गुदा एनस कहते हैं। केंचुआ कार्बनिक पदार्थ से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहार नाल से गुजरते समय केंचुए की आहार नाल आंतरिवलनीय भाग, आंत्र का लसिका ग्रंथियां, आंत्र अर्धनाल, आंत्र का आंत्रवलन पूर्व भाग, अमाशय, पोंसड़ी, ग्रसनीय मुख्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 तक बनी है खंड। कुल समय पृष्ठ वाहिका पार्श्व हृदय, पार्श्व ग्रसिका हृदय, संधियां वाहिका, अधस्तृतिका वाहिका, अधर वाहिका, अग्रपार्श्व लूप और पार्श्व ग्रसिका वाहिका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक सब वृत्त परिसंचरण तंत्र को दिखाती है। समय पाचक रस एंजाइम का स्राव होता है, जो कि पदार्थ के साथ घुल मिल जाता है। ये एंजाइम जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देता है। ये सरल अणु मॉलिक्यूल्स आहार नाल झिल्ली के द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। फेरिटिमा केंचुआ का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, जिसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं, हृदय होता है। चित्र 7.11 बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर का वेजल हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है। केंचुए रक्त परिसंचरण को एक दिशा में
एक दिशा में रखता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका, रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाती है। रुधिर ग्रंथियां चौथे, पांचवें और छठवें देह खंड पर पाई जाती है। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती हैं। इनकी प्राकृतिक भक्ष कणिकाएं होती हैं। केंचुआ में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन गैस विनिमय शरीर की आद्य सतह से उनकी रुधिर धारा में संपन्न होती हैं। उत्सर्जित अंग खंडों में व्यवस्थित और वलयित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें वृक्क नेफ्रोडिया कहते हैं। ये वृक्क 3 प्रकार के होते हैं। पट्टिका स्पिरिचुअल वृक्क 15वें खंड के अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरीय खंडी पटों पर पाए जाते हैं तथा ये आंत्र में खुलते हैं। दूसरा अध्यावरणीय वृक्क जो शरीर में देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर तीसरे खंड में अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा शरीर की सतह पर खुलते हैं। तीसरा ग्रसनीय वृक्क चौथे, पांचवें एवं छठवें खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। चित्र 7.12 ये विभिन्न प्रकार के वृक्क संरचना में मूलतः समान होते हैं। चित्र 7.12 केंचुए का वृक्क तंत्र, पट्टी वृक्कों की पुंज, अध्यावरणीय वृक्क, ग्रसनीय वृक्कों की चूर्ण, ग्रसनीय वृक्कों की वाहिनियां, मुख गुहा, ग्रसनीय और रक्त ग्रंथियां का ये दृश्य दिखाई गई है। वृक्क शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं। वृक्क कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुहा कक्षी से आंतरिक द्रव को संचित करता है। कीप वृक्क के नालिकाओं भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जित पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्र कर आहार नाल में बाहर डालता है। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः खंडीय गुच्छिकाओं गैंग्लिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिकाएं का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त होकर पार्श्व ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमास्टिक गुच्छिकाएं सेरेब्रल गैंग्लिया से मिलती हैं। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशी अनुक्रियाओं रिस्पॉन्सिबल को समाकलित करती हैं। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंगग्राही कोशिकाएं विकसित होती हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केंचुए में विशेष प्रकार के रासायनिक संवेदी अंग स्वादग्राही टेस्टोसेप्टर होते हैं, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्र भाग में पाए जाते हैं। केंचुआ उभयलिंगी हेरोमॉर्फेरोडिट होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी में विसरण नर तथा अंडा से मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं, जिनमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी विसरण टेस्टिस होते हैं। चित्र 7.13 इनकी शुक्रवाहिकाएं 18वीं वैसा डिफरेंशिया खंड तक जाती है, जहां ये प्रोटेस्टा वाहिनी डक्ट से जुड़ी जाती हैं। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती हैं। संयुक्त प्रोटेस्टा स्पेरेमेटिक और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड में अधर पार्श्व में 1 जोड़ी नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं। साथ ही 6 से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे थैले नुमा संरचना 4 जोड़े शुक्राणु धानियां पाई जाती हैं। यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त कर संग्रहित करती हैं। 1 जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के अंतरिक खंडी पट पर स्थित होते हैं। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है, जो अंडवाहिनी तक
होती हैं। ये आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधर तल पर मात्रा एक मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती हैं। चित्र केचुए का जनन तंत्र प्रोटोस्टेट ग्रंथि, प्रोटोस्टेटीय तथा विषण वाहिनी, अतिरिक्त ग्रंथि, शुक्रवाहिका, अंडवाहिनी, अंडाशयी कीप, अंडाशय, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी कीप, विषण सहित विषण कीप, शुक्रग्राहिका, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक स्टार्ट है, बाहरी खुलती हैं। शुक्राणु के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन के द्वारा होता है। जब एक क्रीम दूसरे क्रीम को पाता है तथा उनके जनक द्वार गोंडेल ओपनिंग एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो वे अपने शुक्राणुओं के भरे थैले को, जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, बदल लेते हैं। प्राणवायिका की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा कुकन उत्पन्न कोकून में परिपक्व शुक्राणु व अंडा कोशिका तथा तरल जाम किया जाता है। निषेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है, जिसे क्रीम मृदा में छोड़ देता है। अंडा व शुक्राणु कोशिकाओं को कोकून के अंदर ही निषेचन हो जाता है। क्रीम इन्हें अपनी शरीर से अलग कर देते हैं व मृदा नम स्थान के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। क्रीम भ्रूण कोकून में रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत में से कोकून 2 से 20 शिशु क्रीम का निर्माण करते हैं। क्रीम में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा अवस्था नहीं होती। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। यह मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाता है, जिससे मिट्टी छिद्रित हो जाती है और बढ़ते पौधों की जड़ के लिए वायु की उपलब्धता और उसके नीचे की ओर बढ़ना सुगमता हो जाता है। इस प्रकार केंचुए द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधि या निर्माण मिट्टी के उर्वर शक्ति बढ़ाने की विधि को क्रीम कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं। केंचुआ मछली पकड़ने के लिए भी प्रलोभ के रूप में प्रयोग में भी लिए जाते हैं। काकरोच, तिलचट्टा काकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं, जिन्हें की संघ फाइलम आर्थ्रोपोडा संधिपाद की वर्ग इंसेक्टा कीट वर्ग में सम्मिलित किया गया है। उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग के काकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इनका आकार 1/3 से 4 इंची 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होता है। इनमें लंबी श्रृंगिका, एंटीना, पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है, जो कि शरीर को ढके। तंतुरूपी श्रृंगक, आंख, संयुक्त आंख, शिरा, प्रवक्षक, पृष्ठक, मध्यवक्षक, अग्रवक्षीय टांग, पश्चवक्षीय, मध्यवक्षीय टांग, पश्चवक्षीय टांग, सिर, टेगामीना, पश्चपंख, उदर और गुदा लूम। तिलचट्टे की बाह्य संरचना दृश्य 4.14 में दिखाई गई है रहता है। समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी है तथा नम जगह पर मिलते हैं। ये मनुष्य के घर में रहकर गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक हैं। बाह्य अकारिकीय, सामान्यतः वयस्क काकरोच जाति पेरीप्लेनेट अमेरिकाना का 34 से 53 मिमी लंबा तथा पंखों वाला होता है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बड़े होते हैं। काकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है तथा इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, वक्ष तथा उदर। चित्र 7.14 इसका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल भूरे रंग का बना होता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं, जिन्हें कटक, स्क्लेरोटिज, पृष्ठ वाला पृष्ठ को पृष्ठकाश और अधर वाली अधरकाश कहते हैं। ये खंड आपस में एक पतली, महीन व लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं, जिसे संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं।
शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। यह 6 खंडों में मिलने से बनता है तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। आंख के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसे एक जोड़ी श्रृंगा निकलती है। श्रृंगिकाएं में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं जिनसे काटने व चबाने वाले मुखांग बनते हैं। मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्ववष्ट ऊपरी जबड़ा, एक जबड़ी चिबुकास्टिक, एक जोड़ी जिह्विका, एक आधा रोस्ट होता है। एक मध्य लचीली पाली जिसे अधोग्रसनी हाइपोफेरिनेक्स कहते हैं जिहा का कार्य करती हैं, जो कि मुखांगों में से घिरी गुहा में उपस्थित होती हैं। चित्र 7.15 वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। शीर्ष वक्ष में अग्रवक्षक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन, नेत्रक, संयुक्त नेत्र, आंख, मैक्सिला, मेडिबुला, लेब्रम, लेवियम, मैक्सिला, मैंडिबुला, पोषण क्षेत्र, कृंतक क्षेत्र, लेब्रम, हाइपोफेरिंक्स, मेडिवल और मैक्सिला, लेब्रेवियम, तिलचट्टे के सिर का क्षेत्र। अ वाले में सिर के क्षेत्र को दर्शाते हुए ब वाले में मुख्य भाग दर्शाई गई है। दोनों दृश्य कहते हैं। प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। छाग, कोक्सा, शिखरक, ट्रोचेंटर, उर्वरीय, फेमुअर, अंतरजंघीय, टिबिया तथा गुल्फ। ट्रेस्वर्स पंख का प्रथम जोड़ा मध्यवक्ष से निकलता है तथा दूसरे पक्षवक्ष से अग्र पंख मध्यवक्षीय, जिन्हें प्रवार टिगमेन आच्छाद कहते हैं, पारदर्शी गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में पक्षवक्ष पंखों से ढके रहते हैं। पक्ष पंख पारदर्शी झिल्ली नुमा होता है तथा यह उड़ने में मदद करते हैं। नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडीय होता है। 7वां अधरक नौकाकार होता है तथा 8वां व 9वां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है, जिसे अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व इस संपर्कीय ग्रंथिका होती है। नर में केवल 8 पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है। नर मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त तंतुमय गुदीय लूम श्रेष्ठी होते हैं। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदा शुष्क एनल स्टाइलिस होते हैं। मादा में शुक अनुपस्थित होते हैं। आंतरिक आकारिका देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों अगांत्र, मध्यांत्र एवं पश्चांत्र में बटी होती है। चित्र 7.16 मुख एक छोटी नालिकाकार ग्रसनी में खुलता है जिससे एक सीधी और संकरी नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोष में खुलती है जिसे अन्नपूट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। इसके पीछे ग्रंथिली जठर प्रोवेंट्रिकुलस अथवा पेषणी होती है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी अस्तर होता है तथा अस्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दंत बनाती हैं। ये दंत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। पूरा अग्रांत उदर में अग्रांत अंदर से तो उपत्वचा क्यूटिकल से आस्तरित रहता है। मध्यांत्र एक सकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का अस्तर नहीं होता है। अग्रांत व मध्यांत्र में संधि स्थल पर उंगली के समान 6 से 8
अंध नालिकाएं लगी रहती हैं जिनके सिरे बंद रहते हैं। इनको यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाती हैं। मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नालिकाएं होती हैं, जिन्हें चित्र में 7.17 तिलचट्टे का खुला परिसंचरण तंत्र, हृदय कोशी, पश्चाभकार पेशी, अग्र महाधमनी, तिलचट्टा का की आहार नाल, वृद्ध तंत्र, मलाशय, क्षुद्रांत, मेलपीगी नली, मध्यांत या मध्य आहार नली, कृतिकीय अधान नली, पोषणी, सस्यस्थ ग्रसनी, लाल कुंड, लाल ग्रंथि और ग्रसनी का दृश्य दिखाई गई है। मेलपीगी नलिकाएं कहते हैं। ये हिमोलिम्फिक से उत्सर्जी पदार्थ के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। पश्चांत्र मध्यांत्र में थोड़ा चौड़ा होता है तथा क्षुद्रांत, बृहदांत्र और मूत्राशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। तिलचट्टे में खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र होता है। चित्र 7.17 इसकी रुधिर वाहिनिकाएं अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुलती हैं तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा व रुधिर रणुओं से बना होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशीय नली होती है जो रुधिर गुहा में वक्ष और उधर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ स्थित होता है। हृदय की पीकार कोष्ठ में विभेदित होता है और दोनों तरफ आस्य ओस्टिया होते हैं। श्वसन तंत्र शाखित श्वास नली स्ट्रेचिया के जाल का बना होता है। श्वास नली श्वास छिद्र द्वारा खुलती है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्र द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वास नालिकाएं बनाती हैं। यह हवा को श्वसन नालिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचती हैं। श्वास छिद्र का खुलना अवरोधन द्वारा नियमित होता है। श्वास नालिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन मेलपीगी नालिकाओं द्वारा होता है। प्रत्येक नालिका ग्रंथिल एवं रोमयुक्त उपकला द्वारा स्तरित रहती है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके जिन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। यूरिक अम्ल पश्चांत्र द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अंततः यह कीट यूरिका अम्ल उत्सर्गीय कहलाता है। इसके साथ साथ काशीपिंड, विक्राणु, उपत्वचा और यूरेकोस ग्रंथि यहाँ भी उत्सर्जन में सहायक होती हैं। तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडित व्यवस्थित गुच्छिकाएं का बना होता है, जो अधर तल पर युग्मित पेयर्ड अनुदैर्ध्य संयोजन से जुड़ी रहती हैं। 3 गुच्छिकाएं एक वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती हैं। कॉकरोच की तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में आंतरिक तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। अब तक आप यह जान चुके होंगे कि कॉकरोच के सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है। सिर में मस्तिष्क अधिग्रसिका गुच्छिकाएं द्वारा निरूपित रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र की तंत्रिकाएं भेजता है। तिलचट्टे में संवेदन अंग श्रृंगिका, आंख में की सलरी स्पर्शक, लिबियल स्पर्शक तथा गुहा रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोम स्पर्श संवेदी होते हैं। इस सिर के पृष्ठ सतह पर जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र लगभग 2000 वस्ट कोणीय त्रेसक ओमाटिया होते हैं। कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टे एक ही पृष्ठ की कई प्रतिछाएं देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोजेक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्राह्यता अधिक परंतु विभेदन कम होते हैं। यह सामान्यतः रात के समय अधिक होती है, अतः इसे रात्रि दृष्टि कहते हैं।
कहा जाता है। तिलचट्टा द्विलिंगीय होता है तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं। चित्र 7.18 में नर जननांग एक जोड़ी विसरण के रूप में विद्यमान होते हैं, जो चौथे चौथे से छठे उदारीय ये विसरण शिश्नन ग्रंथि, छोटी नलिकाएं, बड़ी नलिकाएं, शुक्राशय, शुक्रवाहिका, श्रृंखलन वाहिनी, दायां खंड, अधीर शिशन खंड, गुदालूम और पुच्छ शुक, वाय विशिशन खंड, लिंगाग्रीयता और कूट शिशन का दृश्य दिखाया गया है। अ वाले में अंडाशय, अंडवाहिनी, सामान्य अंडवाहिनी, श्लेषक ग्रंथि, जनन कक्ष और बाह्य प्रगुहा, जनन कोष्ठ, शुक्र गुरुग्राहिका, युग्मन प्रवर्धन। तिलचट्टे का जनन तंत्र अ वाले में नर और ब वाले में मादा दिखाई गई हैं। खंड के पार्श्व में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक विसरण से एक पतली नली, जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं, शुक्राशय से होते हुए श्रृंखलीन वाहिनी में खुलता है। ये श्रृंखलीन वाहिनी नर जनन छिद्र में खुलती है, जो गुदा के अधर में होता है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के छठे एवं सातवें खंड में होती है, जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती हैं। बाह्य जनन इंद्री नर गोनोफोसियस युग्म प्रवर्धन अथवा शिशन खंड के रूप में होती है। जनन रंध्र के चारों ओर काइटिन असीमितीय संरचना है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहता है और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुक्राणु धुर कहते हैं। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में दो बृहद आकार के अंडाशय होते हैं, जो उदर के दो पृष्ठ से छठे खंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय अंडाशयी नली अथवा अंडाशयों का बना होता है, जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ के अंडाशयों के अंडवाहिनियों मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसे योनि कहते हैं, जो जनन कोष्ठ में खुलती हैं। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है, जो जनन कक्ष में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होती है। इनके निषेचित अंडे एक संपुट में सकोशित होते हैं, जिसे अंडा कवच कहते हैं। अंडा कवच गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का 3/8 इंच यानी 8 लंबा संपुट के संयुल होता है। ये संपुट दरारें एवं आद्र युक्त तथा भोजन वाले स्थान पर चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक मादा 9 से 10 अंडावच उत्पन्न करती है और प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। पी अमेरिकाना का परिवर्धन में पैरोमेटाबोलस प्रकार का होता है, अर्थात इनके परिवर्धन में अब अर्भक निपुंस अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अर्भक वयस्क के समान दिखते हैं। अर्भक में वृद्धि कायांतरण के द्वारा होता है तथा लगभग 13 निर्मोचन के बाद यह वयस्क में बदल जाता है। अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में पक्षतल्य वेनिंग पैड पाए जाते हैं। तिलचट्टे की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती हैं तथा इनका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है। कुछ जातियां मनुष्य की वास स्थान में अथवा उसके आसपास फलती फूलती होती हैं। ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं तथा अपने दुर्गंध युक्त उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देते हैं। भोज्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक जीवाश्मीय बीमारियों को फैलाते हैं। मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल अथवा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबियम वर्ग के से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणी को असमतापीय या अनियतित तापी कहते हैं। मेढक के रंग में परिवर्तन होते हुए अपने आवश्यक देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं
बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्म वर्ण कहा जाता है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया के अनुहरण मिनीमिसी कहते हैं। आपने इस भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतुओं में नहीं दिखते। इसी अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्कर्णता, हिम हिब हिबेरिनेशंस व ग्रीष्म निष्क्रियता एसिटिवेशन कहते हैं। सिर, आंख, अग्रपाद, पश्चपाद, मेढक की बाह्य चित्र। बाह्य आकृतिका। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा श्लेष्मा म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता। मेढक कभी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। चित्र 7.19 पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वारा खुलते हैं। आंख बाहर की ओर निकली व निमेषक पटल से ढकी होती हैं, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर कान टिम्पेनम या कर्ण फटा उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र व पश्चपाद चलने फिरने, टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, जबकि पश्चपाद में 5 होती हैं तथा पश्चपाद लंबे व मसल्ला होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक्य कोश वैकल एक सेक्स के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते। आंतरिक अकारिका मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। चित्र 7.20 में मेढक मांसाहारी हैं, अतः इसका हृदय, ग्रसिका, यकृत, अमाशय, पित्ताशय, फेफड़ा, वासवाड़ी, विक्र, मूत्रवाहिनी, आंत, मलाशय, अवस्कर द्वार, मूत्राशय और वस्कर। मेढक की आंतरिक संरचना जो पूर्ण आहार तंत्र दर्शाती है। आहार नाल लंबाई में छोटी होती हैं। इसका मुख्य मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर क्लोका द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला है, जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, जो अग्नाशयीय रस स्रावित करती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करता है। पित्त रस वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत से होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्म कुरों द्वारा अवशोषित होते हैं। अपाचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेढक जल व थल दोनों स्थानों पर 2 विभिन्न विधियों द्वारा शोषण कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इसे त्वचीय शोषण कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा और मुख गुहा
और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना होती हैं जो देह गुहा की वक्षीय भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से शोषण करते हैं। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित मंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन जनित अथवा ऑक्सीजन जनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनाता है। लसिका तंत्र लसिका नालिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठिका मसला संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपर भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसमें शिरा कोटर साइनस वेनसस कहते हैं हृदय के दाहिनी आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय का अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलानुमा रचना धमनी शंकु होती है जिसमें निलय वेंट्रिकल खुलता है। हृदय में रक्त धमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इस धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों में रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, विक्र तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र तथा वैक्रिक निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेताणु तथा पट्टी अणु प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का शोषण रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होती है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल को नियत स्थान तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मसला हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जीय तंत्र होता है। उत्सर्जीय अंग में मुख्यतः एक जोड़ी विक्र, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुकी दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक विक्र कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मूत्रजन नालिकाओं या विक्रों का रचना बना होता है। नर मेढक में मूत्र नालिका विक्र से मूत्र जनन नालिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलता है और मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एक अंडावाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलता है। एक पतली दीवार वाले मूत्राशय में मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है जो कि अवस्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसीलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा विक्र में पहुंचते हैं जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्रिनिक सिस्टम व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां प्यूटरीट, अवटु, थायराइड, परावटु, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियकल काय, अग्निशायी, द्वीपिकाएं, अधिविक्र, एड्रेनल और जनद, गोनेड तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, कपाली व मेरु तंत्र और स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियां, जुड़वा, युग्मित प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च डाइनेसेफेलोन होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दीर्घपालियों का बना होता है। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्ज से जुड़ा रहता है। मेढक में इस भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग संवेदी, पिंपल, स्वाद अंग स्वादिका, कालिकाएं, गंध, नासिका उपकला, दृष्टि, नेत्र व श्रावण कण, पटा और अंतर कण। इन सब में आंख और आंतरिक कण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरे पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कण अनुपस्थित होता है, केवल कणपट ही बाहर से दिखाई देता है। ये कण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार विसरण होते हैं जो विग्र के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोक्रीमियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। चित्र 7.21 शुक्र वाहिकाएं संख्या 10 से 12 होती हैं जो विसरण से निकलने के बाद अपनी ओर विग्र में धंस जाती हैं। विग्र में ये विडर नाल में खुलती हैं जो अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती हैं। अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है जो वक्र से बाहर आकर अवस्कर में खुलती हैं। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र और शुक्राणु को बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में विक्र के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। चित्र 7.22 लेकिन इनका विक्र से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडा वाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इसी तरह फसलों की रक्षा करता है। कि मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिकीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मसला पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चित्र 7.22 मादा जननांग तंत्र दिखाई गई हैं और ये नर जननांग वास शरीर, विडर नाल, विक्रम, जनन मूत्र वाहिनी, अवस्कर द्वार, विसरण और अधिविकरण ग्रंथि, मलाशय और मूत्राशय, ये नर जनन तंत्र है। अंडा वाहिनी, अंडाशय, अंडा, मूत्र वाहिनी, अवस्कर द्वार और मूत्राशय मादा जनन तंत्र का दृश्य है। सारांश, कोशिका ऊतक अंग और अंग तंत्र कार्य को इस प्रकार विभक्त कर लेते हैं कि शरीर का बना रहना सुनिश्चित रहे और इस तरह वे श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो अंतरकोशिकीय पदार्थों से बना होता है तथा एक या अधिक कार्य करता है ऊतक कहलाता है। उपकला शरीर के चादर जैसे ऊतक होते हैं। बाह्य सतह और गुहिकाएं वाहिनियों और नालिकाओं का स्तर है। उपकलाओं की एक युक्त सतह होती है जिसके एक तरफ शरीर तरह तथा दूसरी तरफ बाह्य वातावरण होता है। इनकी कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संधियों से जुड़ी रहती हैं। विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक एक साथ मिलकर शरीर के अन्य ऊतकों को आलंब शक्ति, सुरक्षा और रोधन इंसुलेशन प्रदान करते हैं। कोमल संयोजी ऊतक आधारीय पदार्थ में प्रोटीन, रेशो तथा कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उपास्थि अस्थि, रक्त तथा वाष्पमय
ऊतक एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। उपास्थि एवं अस्थिय दोनों एक प्रकार के संरचनात्मक पदार्थ होते हैं। रुधिर एक तरल ऊतक है जिसका कार्य परिवहन, वाष्पमय ऊतक ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। पेशीय ऊतक जो किसी उद्दीपन पर अनुक्रिया के फलस्वरूप संकुचित छोटा होता है और शरीर के भाग को गतिशील बनाता है। कंकाल पेशीय व पेशीय ऊतक है जो अस्थियों से जुड़ी रहती है। चिकनी पेशी आंतरिक अंगों का एक घटक है। हृदय पेशी हृदय की संकुचनशील भित्तियों का निर्माण करती है। संयोजी ऊतक में सभी तीनों तरह के ऊतक होते हैं। तंत्रीय तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं की अनुक्रिया पर नियंत्रण रखता है। तंत्रिका ऊतक की एक इकाई न्यूरॉन तथा तंत्रीय कोशिकाएं हैं। केंचुआ, कॉकरोच व मेढक एक विशेष प्रकार की शरीर संरचना को प्रदर्शित करते हैं। फेरोटीमा पेस्थुमा केंचुआ का शरीर उपचर्म से ढका रहता है। शरीर के सभी खंड 14, 15 व 16 को छोड़कर एक जैसे होते हैं। 14, 15 व 16 खंड मोटे गहरे ग्रंथिल होते हैं व क्लाइटेलम परयाणिका का निर्माण करते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक यस आकार का काइटिन युक्त सूक्ष्म का वलय होता है। यह चलन में सहायता करता है। अधरीय भाग के 5 व 6, 6 व 7, 7 व 8, 8 व 9 खंडों के बीच स्थिति खांचों में शुक्रवाहिका द्वारा होता है। मादा जनन छिद्र 14वें खंड तथा नर जनन छिद्र 18वें खंड में होता है। आहार नाल एक पतली नालिका होती है जो मुख गुहा ग्रसिका पेषणी अमाशय आंत्र और गुदा तक होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है जो हृदय और कपाट वाल्व का बना होता है। तंत्रिका तंत्र अधर तंत्रिका रज्जु का प्रतिनिधित्व करता है। केंचुआ द्विलिंगी प्राणी है। इसमें 2 जोड़े विसरण क्रमशः 10वें व 11वें खंड में पाए जाते हैं। एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें अंतरखंड के बीच स्थित होते हैं। यह एक पूर्वीय प्राणी है जिनमें निषेचन पाया जाता है। निषेचन और परिवर्धन पर प्राणिका की ग्रंथियों द्वारा स्रावित कोकून के अंदर होता है। कॉकरोच पेरिप्लेट्रोनेट अमेरिकाना का शरीर कायाटिनी निर्मित बाह्य कंकाल से ढका रहता है। यह सिर, वक्ष और उदर में विभाजित रहता है। खंडों पर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। वक्ष के 3 खंड होते हैं जिसमें 2 जोड़ी चलन पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़े पंख पाए जाते हैं जो क्रमशः दूसरे व तीसरे खंड में होते हैं। उदर में 10 खंड होते हैं। आहार नाल सुपरिवर्धित होता है जिसमें मुखांगों से घिरा मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, अन्नपूर्ण, क्राफ, पेषणी, मध्यांत्र, पश्चांत्र और गुदा शामिल हैं। अगांत्र एवं मध्यांत्र के संधि स्थल पर यकृतिक अधनाल उपस्थित होते हैं। मध्यांत्र एवं पश्चांत्र के मध्य मैलपीगी नालिकाएं उपस्थित होती हैं और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। अन्नपूर्ण क्राफ्ट के निकट एक जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। श्वसन श्वास नालिकाओं के जाल द्वारा होता है। श्वास नालिकाएं श्वसन रंध्र द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। तंत्रिका तंत्र अधर तंत्रिका रज्जु का खंडीय गुचिकाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है। मादा 9 से 10 अंडा कवच उत्पन्न करती है जिसमें परिवर्धित भ्रूण पाया जाता है। एक अंड कवच के फटने से 16 नवजात शिशु उत्पन्न आते हैं जिन्हें अर्भक निम्फक कहते हैं। भारतीय बुलफ्रॉग राना टिग्रिना भारत में पाए जाने वाला सामान्य मेढक है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अत्यधिक संवहनी होती है तथा श्वसन जल तथा थल में सहायता करती हैं। शरीर सिरा और धड़ में विभक्त रहता है। एक पेशीय जीवा उपस्थित रहती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालिका वाइड लोब्ड होती है। यह शरीर को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल ग्रसिका अमाशय आंत्र और मलाशय की बनी होती हैं जो अक्सर द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। मुख्य पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय हैं। यह पानी में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर फेफड़ों द्वारा शोषण करता है। रुधिर परिसंचरण
तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्तता प्रकार का होता है। जनन तंत्र के मूल अंग विक्रिय एवं मूत्र जननालिकाएं जो अवसर में खुलती हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण तथा मादा जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती हैं। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है। अंडे से टोडपोल निकलता है जो मेढक में कायांतरित हो जाता है।